नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के तकनीकी दुनिया में चल रही हलचल पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे एक थोड़ी मिली-जुली कहानी बता रहे हैं। हाँ, एक तरफ बहुत उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी। बिल्कुल। एक तरफ तो राज्य एआई और ग्लोबल सेंटर्स जैसी बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ मतलब भविष्य में छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ ग्लोबल आईटी मार्केट में थोड़ी सुस्ती के संकेत हैं। तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण है, नई आईटी और जीसीसी नीतियों पर रिपोर्ट्स हैं। नैस्कॉम और ट्रैक्सन जैसे उद्योग निकायों के अपडेट्स भी हैं। हाँ, तो हमारा मकसद है इन सबको मिलाकर एक साफ तस्वीर बनाना कि महाराष्ट्र का आईटी सेक्टर आखिर जा कहाँ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। महाराष्ट्र अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई नीति बना रहा है। जी, जनवरी 2025 में इसके लिए कमेटी भी बन गई। ये सुनने में तो बहुत बड़ा कदम लगता है। ये है भी, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही एक साइबर सुरक्षा नीति टास्क फोर्स भी बनाई गई है। मतलब सरकार सिर्फ तेज गाड़ी चलाना नहीं चाहती, बल्कि सीट बेल्ट और एयरबैग्स पर भी पूरा ध्यान दे रही है। बिल्कुल। वे जानते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा, खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। ये कदम काफी रणनीतिक लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ राष्ट्रीय इंडिया एआई मिशन की एक तरह से नकल नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, राष्ट्रीय मिशन एक ढांचा देता है, एक नेशनल फ्रेमवर्क, लेकिन महाराष्ट्र उसे अपने हिसाब से ढाल रहा है। ये नकल नहीं बल्कि कस्टमाइजेशन है। मतलब महाराष्ट्र की ताकत फिनटेक, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरटेनमेंट में है, तो ये एआई नीति इन सेक्टर्स को सुपरचार्ज करने पर फोकस करेगी। अच्छा, तो ये 2023 की आईटी पॉलिसी का ही अगला कदम हुआ? एग्जैक्टली, ये उसी का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो एआई और साइबर सुरक्षा की नीतियां तो भविष्य की नींव रख रही हैं, लेकिन मुझे उस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है जो आज नौकरियां ला सकती है। जी। मैंने इस नई महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति के बारे में बहुत सुना है। जी। ये आखिर है क्या? जीसीसी, ये शब्द आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ, हर जगह। आसान भाषा में समझिए, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के भारत में अपने खुद के ऑफिस हैं। ये कोई आउटसोर्सिंग वाले कॉल सेंटर नहीं है। अच्छा। ये कंपनियां अपने सबसे जरूरी काम जैसे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां से मैनेज करती हैं। ये उनके ग्लोबल ऑपरेशंस का कह सकते हैं दिमाग होता है। तो मतलब ये बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए एक तरह से रेड कारपेट बिछाने जैसा है? आप ऐसा कह सकती हैं, और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। सरकार इस नीति से 4 लाख नई हाई स्किल वाली नौकरियां पैदा करना चाहती है। 4 लाख? जी। और जब ऐसी कंपनियां आती हैं तो वो सिर्फ नौकरियां नहीं लाती, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम जैसे? बेहतर ऑफिस स्पेस, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और सबसे जरूरी एक ग्लोबल वर्क कल्चर। नीतियां तो कागज पर अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत तो पैसे से पता चलती है। बिल्कुल। और यहाँ पैसा बोल रहा है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट मुंबई के पवई में एक जीसीसी कैंपस बनाने के लिए $1 बिलियन लगा रहा है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पवई में ही क्यों? ऐसा क्या खास है वहाँ? पवई को चुनना एक बहुत ही सोचा समझा फैसला है। वो जगह पहले से ही एक मिनी सिलिकॉन वैली जैसी है। आईआईटी बॉम्बे की वजह से? हाँ, आईआईटी बॉम्बे वहीं है, कई टेक और फाइनेंस कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, मतलब टैलेंट का पूल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ पहले से मौजूद है। तो ये एक सुरक्षित दाव है। बिल्कुल। वो एक उपजाऊ जमीन पर एक और बड़ी फसल लगाने जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की बड़ी आर्थिक ताकत को भी दिखाता है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 के बीच भारत में आए कुल एफडीआई का लगभग 31% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में आया। ये बहुत बड़ा नंबर है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही नहीं हैं। एक तरफ 31% एफडीआई है, तो दूसरी तरफ देश के 24% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स भी यही हैं। तो बड़ा पैसा और बड़े आइडिया दोनों एक ही जगह पर है। बिल्कुल, ये एक अनूठा संगम है। हाँ, ट्रैक्शन की एक रिपोर्ट भी यही कहानी कहती है। 2025 की पहली छमाही में महाराष्ट्र के टेक इकोसिस्टम ने $1.4 बिलियन की फंडिंग उठाई। और उसका बड़ा हिस्सा मुंबई से आया होगा। 64% हिस्सा अकेले मुंबई से। देखिए, मुंबई हमेशा से भारत की फाइनेंशियल कैपिटल रही है, और अब वो टेक कैपिटल का ताज भी मजबूती से पहन रही है। इसका एक बड़ा कारण शायद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बिल्कुल। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की डेटा सेंटर क्षमता 4 गीगावाट को पार कर गई है। 4 गीगावाट? ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है।
आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। समझिए कि ये डिजिटल दुनिया के पावर स्टेशंस हैं। अच्छा, हम जो भी ऑनलाइन करते हैं, एक यूपीआई पेमेंट, एक रील देखना, ऑफिस की जूम कॉल, सब कुछ इन्हीं डेटा सेंटर से होके गुजरता है। तो जितनी ज्यादा क्षमता उतनी ही तेज और भरोसेमंद डिजिटल इकोनॉमी। एकदम सही। मुंबई अब इस मामले में एक सुपर पावर बन रहा है। और इन42 का डेटा भी बताता है कि पैसा फिनटेक, ई कॉमर्स और एंटरप्राइज टेक में जा रहा है। ये सब महाराष्ट्र की ताकत वाले एरिया हैं। जी, तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, एक आक्रामक जीसीसी नीति, भारी एफडीआई, एक फलता फूलता स्टार्टअप कल्चर और वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो तस्वीर साफ है, महाराष्ट्र इस रेस में बाकी सबसे बहुत आगे निकल जाना चाहता है। हाँ, ठीक है, तो नीतियां हैं, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन इस पूरी मशीन को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी ईंधन है, यानी कुशल लोग, टैलेंट। हाँ, टैलेंट, वो कहाँ से आएगा? यहीं पर नैसकॉम का फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म तस्वीर में आता है। अच्छा, ये असल में डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को भरने की एक बहुत बड़ी और संगठित कोशिश है। इसका एक उदाहरण हमारे नोट्स में है जो काफी प्रभावशाली है। नांदेड़ में एक विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी हुई है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। हाँ, उसके तहत 400 कॉलेजों में 1.5 लाख छात्रों को भविष्य के कौशल सिखाने का लक्ष्य है। 1.5 लाख। ये स्केल ही गेम चेंजर है, और ये सिर्फ कॉलेज के छात्रों तक सीमित नहीं है। तो ये जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी है? जी, फ्यूचर स्किल्स प्राइम का इस्तेमाल कॉर्पोरेट कर्मचारियों को अपस्किल करने के लिए भी हो रहा है। आज के दौर में सीखना कभी बंद नहीं होता। एक और ट्रेंड जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है अप्रेंटिसशिप का। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इंट्रा आईटी जैसी कंपनियां 100% ट्रेनीज को फुल टाइम जॉब दे रही हैं। क्या ये पारंपरिक डिग्री से एक शिफ्ट का संकेत है? निश्चित रूप से। इंडस्ट्री अब कह रही है, हमें आपकी डिग्री से ज्यादा आपके स्किल्स में दिलचस्पी है। अप्रेंटिसशिप सीखो और कमाओ का सबसे अच्छा मॉडल है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का पुल। बिल्कुल, सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं है। बिल्कुल, सरकारी शिक्षा निदेशालय DVET वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ITIs को अपग्रेड कर रहा है और उनमें इंडस्ट्री 4.0 के कोर्स शामिल कर रहा है। इंडस्ट्री 4.0 मतलब AI, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग। जी, वही टेक्नोलॉजी जो आज फैक्ट्रियों और ऑफिसों को बदल रही है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी शुरू हुई है। हाँ, तो कुल मिलाकर एक 360 डिग्री अप्रोच दिख रही है। कॉलेज के छात्र, कॉर्पोरेट कर्मचारी और नौकरी ढूंढने वाले युवा, सबके लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है, अब तक तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है। इतना शानदार कि यकीन नहीं हो रहा, कहीं तो कोई पेंच होगा। बिल्कुल, और पेंच है, और वो भी काफी बड़ा। क्या? ये पेंच महाराष्ट्र के अंदर नहीं बल्कि बाहर है, ग्लोबल मार्केट में। अच्छा। एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 की तिमाही में भारतीय IT उद्योग की ग्रोथ धीमी होने की उम्मीद है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका और यूरोप में हैं, और वहां की कंपनियां इस वक्त थोड़ा डरी हुई हैं। आर्थिक अनिश्चितता के कारण। हाँ, वो अपने खर्चों में कटौती कर रही हैं और बड़े डिजिटल प्रोजेक्ट्स को टाल रही हैं। जब वहां मांग कम होती है तो उसका सीधा असर यहाँ की कंपनियों पे पड़ता है। और अमेरिका की तरफ से कुछ और भी चुनौतियां हैं वीजा वगैरह को लेके। हाँ, और ये बहुत गंभीर हैं। एक प्रस्ताव है H1B वीजा शुल्क को $100,000 तक बढ़ाने का। $1,00,000? जी, और साथ ही आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स लगाने की भी बात चल रही है। अगर ये लागू हो गए तो भारतीय IT कंपनियों की लागत आसमान छू जाएगी। उनका कॉम्पिटिटिव एज ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। AI को लेकर भी एक बड़ी चिंता है जिसका जिक्र Inc42 के एक निवेशक सर्वेक्षण में है। हाँ, AI चिप्स यानी GPUs को लेकर 47% निवेशकों को डर है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भारत की एडवांस्ड AI मॉडल बनाने की क्षमता को रोक सकते हैं। ये शायद इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र की नई AI नीति के लिए भी। बिल्कुल। आप दुनिया के सबसे अच्छे AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी शक्तिशाली हार्डवेयर ही नहीं है तो आप एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही कहा। आप सॉफ्टवेयर के राजा हो सकते हैं, लेकिन अगर हार्डवेयर का साम्राज्य किसी और का है तो आप हमेशा उसके नियमों से बंधे रहेंगे। इसका असर बाजार पर भी दिख रहा है। Inc42 की न्यू एज स्टॉक शॉक रिपोर्ट के अनुसार कई नई टेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। ये निवेशकों का थर्मामीटर है। जब वैश्विक अनिश्चितता होती है तो निवेशक जोखिम लेने से कतराते हैं। ये बाजार की वो कड़वी हकीकत है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? चलिए इसे समेटते हैं।
एक तरफ महाराष्ट्र AI, GCC, स्किल डेवलपमेंट के साथ पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और ये राज्य की एक बहुत मजबूत और सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। नीतिगत स्पष्टता है, पैसा आ रहा है, टैलेंट पाइपलाइन तैयार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सामने ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा स्पीड ब्रेकर भी है। अमेरिकी नीतियों की अनिश्चितता, घटती मांग और सबसे बड़ी चिंता AI हार्डवेयर की उपलब्धता। तो क्या हम कह सकते हैं कि राज्य एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां महत्वाकांक्षा और हकीकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। सफलता सिर्फ अच्छी प्लानिंग पर नहीं, बल्कि इन मुश्किलों से जूझने की क्षमता पर भी निर्भर करेगी। सही बात है। ये हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु पर लाता है। सोचने वाली बात यह है, एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ITIs और विश्वविद्यालयों के जरिए AI और इंडस्ट्री 4.0 के लिए लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लगभग आधे निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमें अमेरिका से वो जरूरी AI चिप्स और हार्डवेयर मिलेंगे भी या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक ऐसी सुपर स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं जिसके लिए हमारे पास खेलने के लिए मैदान ही नहीं होगा? क्या हमारा सॉफ्टवेयर और टैलेंट का विकास हार्डवेयर की हकीकत से बहुत आगे निकल जाएगा?